हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 12वीं कक्षा का चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स माइक्रोब्स अर्थात के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनके बारे में पहली बार में ही सुन करके हमें लगता है कि ये ऐसे जीव हैं जो कहीं ना कहीं हमें निगेटिवली अफेक्ट करते हैं, हमारे अंदर डिजीज काउज करने का कार्य करते हैं। लेकिन बहुत सारे माइक्रोब्स की ऐसी भी आबादी है जो कहीं ना कहीं हमारे लिए फायदेमंद भी होती है। ऐसा नहीं है कि सभी के सभी फायदेमंद ही है, बहुत सारी कैटेगरी उसके हमारे लिए हार्मफुल भी है। माइक्रोब्स वैसे जीव जो माइक्रोस्कोपिक हो, जिन्हें नेकेड आई से देखना संभव ही नहीं, असंभव है। उनकी डायमीटर या कहें जो साइज है वो लगभग माइक्रोन में होती है, इसीलिए उन्हें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहते हैं। हमारी एनसीईआरटी की बात करें तो हमारी एनसीईआरटी में बहुत सारे जो माइक्रोब्स है उनके पिक्चर दिए गए हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये जो चैप्टर है इसमें सबसे फर्स्ट यहाँ पे देखिए 8.1 फिगर 8.1 में देखिए सबसे फर्स्ट जो इमेज है वो बैक्टीरिया है, रॉड शेपेड बैक्टीरिया का ये इमेज बना हुआ है, जो कि 1500x तक इसको मैग्नीफाई किया गया, तब जाकर के हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। सेकेंड जो बैक्टीरिया का होता है स्फेरिकल शेप, कोकाई, स्फेरिकल शेप जो बैक्टीरिया होता है कोकाई कोकस, उसका यहाँ पे पिक्चर हमारा लगा हुआ है। और थर्ड है हमारा फिर से रॉड शेपेड बैक्टीरिया, लेकिन यहाँ पे भी रॉड शेपेड है, यहाँ पे भी रॉड शेपेड है, बट ये जो रॉड शेपेड बैक्टीरिया है इसके पास है फ्लैजिलम, फ्लैजिला, वही फ्लैजिला जिसकी वजह से इसके पास खुद की मूवमेंट की प्रॉपर्टी होती है। इधर देखिए, इनके बारे में तो परिचित ही है, ये है बैक्टीरियोफेज वायरस। ये भी वायरस बैक्टीरियोफेज, ये भी क्या है, नेकेड हमारे नेकेड आई से विजिबल नहीं है, इसीलिए ये भी माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही कैटेगरी में आता है। ये है बैक्टीरियोफेज और ये है एडिनो वायरस, एडिनो वायरस। और ये इसके बारे में अगर कहा जाए, ये जो वायरस है ये है वायरस TMV, टोबैको मोजाइक वायरस। ये भी अपने आप में रॉड शेपेड दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअली में ये स्पाइरली अरेंज्ड होता है, लेकिन उतने कह सकते हैं लार्ज स्केल पे इसको मैग्नीफाई नहीं किया गया है, इसीलिए हमें ये प्रॉपरली रॉड शेपेड दिखाई दे रहा है, बट है ये TMV टोबैको मोजाइक वायरस। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया जो कि हमें नेकेड आई से विजिबल नहीं होते हैं, तो अगर हमें उन्हें देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, हमें देखना होगा कि उनकी एक छोटी सी कहीं से कहीं आबादी उठा ले और पेट्री प्लेट पे हम उनकी कल्चर करें, उनकी आबादी को ग्रो करके देखें, उनकी आबादी को ग्रो करके देखें, तब जाकर के उनकी जो एक मैसिव जो कह सकते हैं एक साथ जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन हमें देखने को मिल सकता है। ये देखिए, ये दो पेट्री प्लेट हैं, इन्हीं दो पेट्री प्लेट के ऊपर कुछ माइक्रोब्स को ग्रो करा करके दिखाया गया है। पिक्चर नंबर ए में देखिए, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की कॉलोनी है, कॉलोनी मतलब समूह है जो कि पेट्री प्लेट पे ग्रो किया हुआ दिख रहा है। सेकेंड है फंगल ग्रोथ, फंजाई, मोल्ड, मोल्ड को ग्रो किया गया है, और ये देखिए एक ही जगह पे कहीं ना कहीं एक छोटे से एरिया में हमें मैसिव लेवल पे ग्रो होता हुआ उसकी आबादी दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो ये है हमारी एनसीईआरटी कुछ पिक्चर जिसके जरिए हमें माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को समझाने का प्रयास किया गया है। अब माइक्रोब्स के बारे में और कुछ बातें अगर कहें तो माइक्रोब्स में सभी कैटेगरी आ सकते हैं, बैक्टीरिया आ सकते हैं, फंजाई आ सकते हैं, मोस्टली ये होते हैं बैक्टीरिया और फंजाई। फंजाई में ईस्ट वगैरह की बात कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया फंजाई की बात करें तो ये ऐसे जीव हैं जो कहीं ना कहीं हर तरह के वातावरण में पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर कहा जाता है। मिट्टी में भी, पानी में भी, हम एनिमल और प्लांट के इनसाइड भी पाए जाते हैं, और पूरी की पूरी इस एटमॉस्फेयर में भी पाए जाते हैं। इवन यहाँ तक कह सकते हैं कि दुनिया का कोई भी बद से बदतर परिस्थिति हो, बद से बदतर हर्ष से हर्ष क्लाइमेट हो, वहां पर भी ये पाए जा सकते हैं, चाहे वो समंदर का हजारों फीट का गहराई हो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हो, लो पीएच हो, हाई सैलिनिटी हो, एज लाइक आर्कीबैक्टीरिया। जब हम लोग क्लासिफिकेशन सिस्टम में पढ़े हैं, आर्कीबैक्टीरिया किस लिए जाना जाता है, ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, लेकिन है तो कहीं ना कहीं किसी भी तरह के वातावरण में, क्लाइमेट में पाया जा रहा है, लेकिन पाया जा रहा है। अब हम बात करेंगे कि एक्चुअली में ये जो चैप्टर है माइक्रोब्स
का हम ह्यूमन की लाभ के लिए माइक्रोब्स का उपयोग कैसे किया जा सकता है। एक्चुअली में माइक्रोब्स को हम लोग बहुत पहले से हमारी परंपरागत ट्रेडिशनल तरीके से वे में हम लोग उपयोग करते आ रहे हैं, बहुत ही अर्ली समय से। ये बात अलग है कि हम लोग उसके बारे में नहीं जानते थे, या जानते भी थे तो बहुत कम लोग जानते थे। जैसे कर्ड, कर्ड का फॉर्मेशन, मिल्क से हम लोग कर्ड का निर्माण करते हैं। मिल्क से कर्ड का निर्माण करने के लिए हम लोग मिल्क को पहले बॉयल करते हैं, गुनगुना करते हैं, उसके बाद उसको थोड़ा ठंडा होने के बाद उसमें इनोकुलम ऐड करते हैं। इनोकुलम जो ऐड करते हैं, इनोकुलम के रूप में ही वही कर्ड ही होता है, या कहे तो छाछ होता है। उसमें इनोकुलम में अगर बात किया जाए तो इनोकुलम में क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, और वो बैक्टीरिया कौन से होते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, या कहें तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या कहें लैक्टोबैसिलस करते क्या है कि हमारे मिल्क में जो मौजूद कार्बोहाइड्रेट है, मिल्क में मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट है, और मिल्क में कौन सी कार्बोहाइड्रेट होती है जिसकी वजह से उसका टेस्ट मीठा होता है, स्वीट होता है, वो होता है लैक्टोज। क्या होता है, लैक्टोज। लैक्टोज को ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, जिन्हें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है, ये करते क्या है कि इसका फर्मेंटेशन करते हैं, और फर्मेंटेशन के बाद इसको चेंज कर देते हैं लैक्टिक एसिड में। इसमें चेंज कर देते हैं लैक्टिक एसिड में। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का कार्य है। और ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड के रूप में जब लैक्टोज को चेंज कर रहा होता है, उसी टाइम पे इसकी एक्शन की वजह से, कुछ एक्टिविटी की वजह से, केमिकल रिएक्शन की वजह से उसी मिल्क में एक्चुअली में विटामिन B12 का भी एडिशन हो जाता है। विटामिन B12 का भी एडिशन हो जाता है। और ये जो लैक्टिक एसिड अब मिल्क में बना, मिल्क में जो मौजूद लैक्टोज था वो अब चेंज हो गया लैक्टिक एसिड के रूप में। अब लैक्टिक एसिड के रूप में चेंज हो गया तो सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं एक नए तरह का मोलेक्यूल आया, तो उस मोलेक्यूल का प्रभाव पूरे के पूरे सॉल्यूशन में पाए जाने वाले जो सॉल्यूट मोलेक्यूल हैं उस पर पड़ेगा। मिल्क में केवल कार्बोहाइड्रेट तो ही नहीं होता है, और भी दूसरे मोलेक्यूल होते हैं। मिल्क में मिल्क प्रोटीन भी पाया जाता है, मिल्क प्रोटीन, केसिन। मिल्क प्रोटीन कौन होता है, केसिन। ये केसिन भी तो पाया जा रहा है। अब ये जो लैक्टिक एसिड बना है एक्चुअली में, ये केसिन प्रोटीन पे अपना एक्शन शो करेगा। केसिन प्रोटीन को ये जो एसिड है पार्शियल रूप में डाइजेस्ट कर देता है। पार्शियल रूप में क्या करने का कार्य करता है, डाइजेस्ट करता है। अब जैसे जैसे ये जो मिल्क प्रोटीन है केसिन, लैक्टिक एसिड की वजह से धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा, मिल्क का जो अपीयरेंस है, जो पहले लिक्विड फॉर्म में था, धीरे धीरे वो क्लॉट होना, कोगुलम के रूप में इकट्ठा होना, कोगुलेट होना शुरू करेगा। अर्थात कि जो लिक्विड था, लिक्विड से अब वो सेमी लिक्विड या कहें तो सेमी सॉलिड्स लाइक अपीयरेंस में आना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा जो मिल्क है अपना सेमी सॉलिड अपीयरेंस ले आएगा। इसी को तो हम कहते हैं कर्ड। क्या कहते हैं, कर्ड। ये जो सेमी सॉलिड अपीयरेंस है, इसी सेमी सॉलिड अपीयरेंस को हम क्या कह रहे हैं, कर्ड। क्लियर। तो इस तरह से कर्ड का निर्माण होता है। यदि हम बात करें कर्ड के बारे में, तो कर्ड जब हम खाते हैं, भोजन के रूप में ऐड करते हैं, तो ये कर्ड जब हमारे स्टोमक में जाएगा तो स्टोमक में विटामिन B12, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एडिशन हो गया, लेकिन कर्ड जब हम खा रहे हैं तो उसमें एक बैक्टीरिया ऑलरेडी मौजूद है, लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है हमारे स्टोमक में जब जाती है, तो स्टोमक में, क्योंकि हमारी बॉडी के इनसाइड, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के इनसाइड बहुत सारे माइक्रोब ऑलरेडी मौजूद होते हैं, तो ये चेक एंड बैलेंस करने का कार्य करता है कि भाई जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है, या चाहे वो माइक्रोब्स डिजीज काउजिंग ही क्यों ना हो, उनकी पॉपुलेशन एक्सीड ना करे, इंक्रीज ना करे, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का कार्य करता है, लिमिट करने का कार्य करता है। अगर कोई माइक्रोब्स है जो डिजीज काउज कर रहा है, तो उसकी पॉपुलेशन, उसकी आबादी को भी ये डिक्रीज करने का काम, लिमिट करने का कार्य करता है। इसीलिए अगर हम बात करें तो कर्ड हमारे सेहत के लिए सही होता है, अच्छा होता है खाना। क्लियर। वही यहां देखिए लिखे हैं, लैक्टोबैसिलस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आल्सो चेक द डिजीज काउजिंग माइक्रोबियल ग्रोथ इन स्टोमक। क्लियर। तो ये है सबसे पहला हाउस होल्ड प्रोडक्ट कि घरों में हम माइक्रोब्स का उपयोग कैसे कर सकते हैं अपने खुद के वेलफेयर के लिए। नेक्स्ट है डोसा और इडली। इडली डोसा, इडली डोसा जो हम बनाते हैं, इडली डोसा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो एक्चुअली में डव होता है, जो कह सकते हैं जो राइस वगैरह होते हैं,
उन सबको क्या करते हैं, उन सबको पीस देते हैं, जो चना वगैरह होते हैं उन सबको पीस देते हैं और पीस करके छोड़ देते हैं। पीस करके जब छोड़ते हैं तो छोड़ने से होता है क्या है कि उसमें धीरे धीरे नेचुरल फर्मेंटेशन होता है। नेचुरल क्या होता है, फर्मेंटेशन। अब जैसे जैसे नेचुरल फर्मेंटेशन होगा तो नेचुरल फर्मेंटेशन की वजह से इथेनॉल बनेगी, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, इथेनॉल बनेगा और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह का गैस है। जब गैस मॉलिक्यूल बनेगा तो वो जो डव है, जो कह सकते हैं गुथा हुआ कह सकते हैं आटा है, या जो स्लरी है, वो कहीं ना कहीं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से उसका आकार बढ़ता चला जाएगा। गैस मॉलिक्यूल है, गैस का बबल्स उसके साइज को एक्सपैंड करेगा, जिसकी वजह से वो जो डोसा और इडली है कहीं ना कहीं सॉफ्ट होता चला जाएगा। क्या होता चला जाएगा, सॉफ्ट होता चला जाएगा। और उसकी अपीयरेंस को, एक्सपेंशन को ही हम कह रहे हैं पफ्ड ऑफ अपीयरेंस, पफ्ड ऑफ अपीयरेंस। क्लियर। ये किस वजह से हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, मैसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन की वजह से। ये इडली और डोसा में होता है। नेक्स्ट है ब्रेड। ब्रेड बेकरी, हमारी जो बेकरी है, बेकरी इंडस्ट्री में ब्रेड का जब निर्माण किया जाता है तो ब्रेड का निर्माण करने के लिए क्या लोग डव तैयार करेंगे, गूथे हुए आटे को तैयार करेंगे। जब आटे का गूंथते हैं तो उसी टाइम उसमें ऐड कर दिया जाता है ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, इस ईस्ट को ऐड कर दिया जाता है। क्योंकि ब्रेड बनाने में इसका उपयोग किया जा रहा है, इसीलिए बेकरी इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जा रहा है, इसीलिए इसको बेकर्स ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस ईस्ट को जब हम ऐड करेंगे डब में तो वो धीरे धीरे डब में मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट है उसके ऊपर अपना एक्शन शो करेगा, फर्मेंटेशन करना शुरू करेगा। ये ईस्ट फंजाई जब फर्मेंटेशन शुरू करेगा तो फर्मेंटेशन की वजह से मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस बनेंगे, और वो कौन से गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस बनेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, इथेनॉल बनेगा, और जितना ज्यादा ये बनेगा उतने ही ज्यादा ब्रेड में क्या बनने शुरू हो जाएंगे, गैस बबल्स। गैस बबल्स बन रहे हैं तो ब्रेड में क्या बनेंगे, ढेर सारे पोर्स बनते चले जाएंगे। और इसीलिए जो हम लोग ब्रेड हमें मिलता है मार्केट से, हमारे पास जो आता है उसमें वो हाईली पोरस होता है, सॉफ्ट होता है, उसमें ढेर सारे होल्स हमें देखने को मिलते हैं, मल्टीपल ऑफ होल्स इन ब्रेड ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड की निर्माण की वजह से हमें ढेर सारे अमाउंट में कह सकते हैं कि उसमें होल्स देखने को मिलते हैं, पोर्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो पूरा का पूरा जो ब्रेड है सॉफ्ट होता है, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट है टॉडी। अगर टॉडी की बात किया जाए तो वैसे ये ट्रेडिशनली अगर कहा जाए तो साउथ इंडिया, भारत के जो दक्षिण भाग है वहां का ये एक ट्रेडिशनल कह सकते हैं ड्रिंक है, ट्रेडिशनल पेय पदार्थ है। टॉडी बनता कैसे है, पाम, जो खजूर वगैरह होते हैं, ताड़ वगैरह होते हैं, पाम ट्री जो होता है उनको कट लगा करके उसका जो सैप है, सैप कलेक्ट किया जाता है। और सैप कलेक्ट जिस कंटेनर में किया जाएगा, जिस बर्तन में किया जाएगा, उसमें पहले से ही थोड़ा बहुत पाम जैसे कि टॉडी जो है रखा जाता है। टॉडी किस लिए, ताकि उसमें जो नेचुरल फर्मेंटेशन जो है, नेचुरल फर्मेंटेशन वो तेज गति से हो सके, उसके लिए वो इनोकुलम स्टार्टर के रूप में काम कर सके। और इस तरह से उसको कुछ वक्त के लिए जब छोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो फिर से उसमें नेचुरल फर्मेंटेशन के बाद क्या बन जाएगा, वो टॉडी बन जाएगा। उसमें इथेनॉल का, अर्थात कहें तो अल्कोहल की मात्रा उसमें ऐड हो जाएगी, तो वही है टॉडी। पाम सैप है, पाम सैप में नेचुरल फर्मेंटेशन होता है, नेचुरल फर्मेंटेशन। ये जो नेचुरल फर्मेंटेशन है, नेचुरल फर्मेंटेशन को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए जिस बर्तन में हम पाम सैप को कलेक्ट करते हैं, स्टार्टर के रूप में, इनोकुलम के रूप में थोड़ा सा पाम हम उसमें रहने देते हैं, रखते हैं, जिसकी वजह से कुछ समय के बाद नेचुरल फर्मेंटेशन के जरिए वो हमें अल्कोहलिक टॉडी के रूप में मिलता है। हमारी अगर बात किया जाए घरों में या इंडस्ट्री में, ये जो नेचुरल फर्मेंटेशन है, नेचुरल फर्मेंटेशन का उपयोग कई सारे तरह के फूड आइटम बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। जैसे फिश का फर्मेंटेशन करना हो, सोयाबीन का फर्मेंटेशन करना हो, कह सकते हैं पिकल वगैरह का फर्मेंटेशन करना हो, इन सभी चीजों का, या बम्बू शूट का फर्मेंटेशन करना हो, जिससे कि उनको अलग अलग तरह के फूड आइटम बनाया जा सके। नेचुरल फर्मेंटेशन के लिए माइक्रोब्स का सहारा लिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा हाउस होल्ड उपयोग है वो है चीज फॉर्मेशन, पनीर का निर्माण। पनीर अगर बात किया जाए तो हमारे यहाँ पनीर एक बहुत ही फेमस और पसंदीदा एक फूड आइटम है। इस फूड आइटम की अगर बात किया जाए तो फूड आइटम हमें पनीर अलग अलग तरह के देखने को मिलते हैं, वेराइटी ऑफ पनीर देखने को मिलता है अलग अलग जगहों पे। इसमें से अगर बात किया जाए पनीर जो वेराइटी है वो वेराइटी किस वजह से आती है,
बदलाव उसमें क्या होता है, उसका टेक्सचर, टेस्ट, फ्लेवर, उसके टेस्ट में, उसके आकार में, उसमें पोर्स जो मौजूद है, उसका डायमेंशन है, सॉफ्ट है, हार्ड है, सेमी सॉफ्ट है, ये सब कुछ एक्चुअल में इस बात पर डिपेंड करता है कि मिल्क से जब हम चीज का निर्माण कर रहे हैं तो किस तरह के माइक्रोब्स का उपयोग कर रहे हैं। जिस तरह के माइक्रोब्स का उपयोग करेंगे उसके मुताबिक जो चीज बनेगा उसका फ्लेवर होगा, टेस्ट होगा और टेक्सचर होगा। जैसे अगर बात करें स्विस चीज सबसे फर्स्ट जो चीज है वो है स्विस चीज। ये अपने आप में ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट फूड आइटम है हमारी, अगर बात किया जाए हमारे इस वर्ल्ड में। स्विस चीज का निर्माण के लिए जो हम माइक्रोब्स का उपयोग करते हैं, ये माइक्रोब्स अपने आप में एक तरह का फंजाई है। ये फंजाई है प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमनाई। प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमनाई ये अपने आप में एक तरह का फंजाई है जिसका उपयोग किया जाता है स्विस चीज को बनाने के लिए। ये थोड़ा हार्ड किस्म का होता है, इसमें होल्स ज्यादा होते हैं बड़े। नेक्स्ट है रॉकी फोर्ट चीज। रॉकी फोर्ट चीज अगर बात किया जाए, एक मिनट सॉरी, यहां पे जो प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमनाई है ये फंजाई नहीं है एक्चुअली में, नाम में यहां देखिए लगा हुआ है प्रोपियोनी बैक्टीरियम, अर्थात कि ये अपने आप में एक बैक्टीरिया है। फंजाई एक्चुअली में ये पेनिसिलियम है। फंजाई एक्चुअली में कौन है, पेनिसिलियम। ये जो रॉकी फोर्ट चीज है और कैमम्बर्ट चीज, रॉकी फोर्ट चीज और कैमम्बर्ट चीज, इन दोनों चीज को, दोनों तरह के चीज को बनाने के लिए फंजाई का उपयोग किया जाता है। और भी वैसे कई तरह के चीज होते हैं लेकिन हमें उन ज्यादा के बारे में यहाँ डिस्कशन नहीं करनी है। रॉकी फोर्ट चीज की बात करें तो इसको बनाने के लिए हम पेनिसिलियम रॉकी फोर्ट नाम की जो चीज है, जो फंजाई है, फंजाई का उपयोग करते हैं। पेनिसिलियम रॉकी फोर्टाई, पेनिसिलियम रॉकी फोर्टाई ये अपने आप में एक तरह का फंजाई है जिसका उपयोग हम करते हैं एक्चुअली में रॉकी फोर्ट चीज को बनाने के लिए। कैमम्बर्ट चीज, इसको बनाने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं पेनिसिलियम कैमम्बर्टाई, ये भी अपने आप में एक तरह का फंजाई है। पेनिसिलियम कैमम्बर्टाई, पेनिसिलियम रॉकी फोर्टाई अपने आप में दोनों फंजाई हैं और ये रॉकी फोर्ट चीज और कैमम्बर्ट चीज को बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। तो इस तरह से कई सारे तरह के जो तरीके हैं जिनके जहां पे हम लोग माइक्रोब्स का उपयोग कर सकते हैं अपने घरों में और अलग अलग तरह के फूड आइटम्स को तैयार कर सकते हैं। अब हाउस होल्ड उपयोग के बाद हम लोग बातें करेंगे इंडस्ट्री में माइक्रोब्स का उपयोग कैसे कर सकते हैं। अगर इंडस्ट्रियल यूज की बात की जाए तो सबसे पहला हमें पढ़ना बेवरेज इंडस्ट्री, फर्मेंटेड बेवरेज का निर्माण, बेवरेज पेय पदार्थ, पेय पदार्थ, बेवरेज इंडस्ट्री। अगर बेवरेज इंडस्ट्री की बात करें तो एक बात आती है, हम लोग बेकर्स ईस्ट के बारे में पढ़े थे, बेकरी इंडस्ट्री। एक्चुअली में बेवरेज इंडस्ट्री में भी वही फंजाई का उपयोग किया जाता है जो बेकरी इंडस्ट्री में उपयोग किया जाता है। इसीलिए ईस्ट, वो जो फंजाई है यूनिसेलर फंजाई ईस्ट, जिसको हम लोग सैक्रोमाइसिस सेरेविसी के नाम से भी जानते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, बस बट फर्क उसमें एक ही है कि अगर हम उसे बेकरी इंडस्ट्री में उसे हम उपयोग कर रहे हैं तो उसका कॉमन नेम बेकर्स ईस्ट हो गया। लेकिन अगर हम उसका बेवरेज इंडस्ट्री में उपयोग करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि इसका बेवरेज इंडस्ट्री में उपयोग कर रहे हैं इसलिए इसका यहाँ पे जो नाम है, कॉमन नेम है, यहाँ पे हो जाएगा इसका ब्रीवर्स ईस्ट। क्या हो जाएगा, ब्रीवर्स ईस्ट। ईस्ट वही है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ही है। अगर बेकरी इंडस्ट्री में उपयोग किया जा रहा है, बेकरी में उपयोग किया जा रहा है तो उसको बेकर्स ईस्ट कहेंगे। अगर बेवरेज इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाए तो इसको हम कहेंगे ब्रीवर्स ईस्ट। ये ईस्ट क्या करेगा, वही सेम कार्य। ये एक्चुअली में जो भी कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन करेगा और फर्मेंटेशन के पश्चात ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का। यहाँ पे हम लोग रॉ मेटेरियल के रूप में माल्टेड सीरियल्स, माल्टेड सीरियल्स, माल्टेड क्या होता है, अंकुरित, जो कोई सीड है, जो सीरियल्स अनाज है, अनाज को थोड़ा ग्रो कराएंगे तो उसमें अंकुर स्प्राउटिंग आना शुरू हो जाएंगे और वही स्प्राउटेड जो कह सकते हैं जो अनाज है उसका उपयोग किया जाता है, उसी को कहा जा रहा है माल्टेड सीरियल्स। या जो फ्रूट के जो जूस हैं उनका भी उपयोग कर सकते हैं रॉ मेटेरियल के रूप में, क्योंकि उन सब में भी कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। तो माल्टेड सीरियल्स है या फ्रूट जूस है, उसमें अगर हम ईस्ट का उपयोग करें तो ईस्ट उनके कार्बोहाइड्रेट का क्या करेगा, फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन के पश्चात उसमें इथेनॉल और CO2 का हेवी अमाउंट में, बल्क अमाउंट में प्रोडक्शन होगा। बट एक बहुत इसमें लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेशन ये है कि जो ईस्ट है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी,
ये जो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है, ये नेचुरली फर्मेंटेशन का जो कार्य है लगातार कर रहा है। एक बड़ा सा कंटेनर है, उस बड़े से कंटेनर में एक अमाउंट है, कह सकते हैं हमारी रॉ मटेरियल का। तो उस रॉ मटेरियल में जो भी कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, इसका फर्मेंटेशन ये तब तक करेगा, तब तक इसके लिए पॉसिबल है जब तक कि वो टोटल का 13% और इक्विवेलेंट नहीं हो जाता है। मतलब अगर 100 लीटर का अगर पूरा का पूरा वॉल्यूम है रॉ मटेरियल का, तो उसका 13% 13 लीटर के बराबर जब उसमें अल्कोहल का अमाउंट प्रोड्यूस होते होते जब ये पहुंचेगा, तो वो 13% अपने आप में ईस्ट के लिए ही सेल्फ पॉइजनिंग बन जाता है, सेल्फ फूड पॉइजनिंग बन जाता है, सेल्फ फूड पॉइजनिंग बन जाता है। अगर फूड पॉइजनिंग बन जा रहा, खुद के लिए पॉइजन बन रहा, तो इसकी वजह से ईस्ट स्वयं खुद सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। अगर सरवाइव नहीं कर पाएगा तो इसकी वजह से इससे ज्यादा परसेंटेज का इथेनॉल या कहें अल्कोहल प्रोड्यूस करना, बेवरेज प्रोड्यूस करना नेचुरली पॉसिबल नहीं है। ये एक लिमिटेशंस है। हालांकि अगर बात कही जाए तो इसका भी अगर हमें ज्यादा अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन अगर हमें तैयार करना, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है कि ये जो नेचुरली प्रोड्यूस हुआ हमारे पास इथेनॉल है, इसको हम डिस्टिलेशन करें। डिस्टिलेशन करने का मतलब कॉन्सेंट्रेशन लिक्विड है, सॉलिड सब्सटेंस को बाहर निकाल देंगे, जो भी सॉलिड एबेस्ट होंगे, और बाकी शेष का जो हमारे पास जो लिक्विड मोलिक्यूल बचेगा, शेष होगा, उस लिक्विड मोलिक्यूल में से वाटर को किसी तरीके से हम कम करना शुरू करें, डिस्टिलेशन मेथड वगैरह से कम करना शुरू करें, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज करता चला जाएगा। ये एक तरीका है, बट नेचुरली ये संभव नहीं है। हमें डिस्टिलेशन या कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने के लिए कोई अदर सोर्स, अदर तरीके का सहारा लेना ही पड़ेगा। ये देखिए, अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो हम फर्मेंटेशन के लिए जो हम रॉ मटेरियल उपयोग कर रहे हैं, रॉ मटेरियल में अगर कोई चेंज लाते हैं, रॉ मटेरियल में अगर कोई क्या लाते हैं, चेंज लाते हैं, तो इसका सीधा सीधी प्रभाव कह सकते हैं कि इस बात पे पड़ेगा कि उसका प्रोडक्ट क्या आएगा। उदाहरण के तौर पे अगर हम फ्रूट का जूस, एग्जाम्पल के तौर पे ग्रेप जूस का उपयोग करते हैं, ग्रेप्स का उपयोग करते हैं, तो इससे हमें जो बेवरेज में जो हमारी प्रोडक्ट प्राप्त होगी, वो प्रोडक्ट है वाइन। क्या है? वाइन। लेकिन वही अगर हम अनाज का उपयोग करें, अनाज में बार्ले अर्थात की जौ का उपयोग करें रॉ मटेरियल के रूप में, और उसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट का यदि हम फर्मेंटेशन कराएं, क्या करें? फर्मेंटेशन कराएं, तो इसकी वजह से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसे हम कहते हैं बियर। क्या कहते हैं? बियर। अगर हम इसको और अलग तरीके से कहा जाए, इनको अलग तरीके से प्रोड्यूस करना चाहें, हम 13% से ज्यादा इसकी अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करना चाहें, इंक्रीज कर सकते हैं डिस्टिलेशन मेथड का उपयोग करके। कौन सी मेथड? डिस्टिलेशन मेथड का उपयोग करके। जैसे हमारे मार्केट में अवेलेबल बहुत सारे कह सकते हैं वेराइटी अवेलेबल है। एग्जाम्पल के तौर पे विस्की हो गया, ब्रांडी हो गया, रम हो गया। क्लियर? अब इंडस्ट्रियल स्केल पे अगर बात किया जाए, तो इसको तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे? जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को इंडस्ट्रियल स्केल पे तो बहुत बड़ी स्तर पर लेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन हमें बड़े स्तर पे करना है। जब बड़े स्तर पे हमें प्रोडक्शन करना है, तो रॉ मटेरियल बड़े ड्रम में लेंगे, बड़े ड्रम में। तो वो जो बड़ा सा जो ड्रम है, कंटेनर है, कंटेनर को ही कहा जाता है फर्मेंटर्स। क्या कहा जाता है? फर्मेंटर्स। ये देखिए, ये बड़े बड़े जो टैंक दिखाई दे रहे हैं, यही टैंक है फर्मेंटर्स। फर्मेंटर्स क्या है? वो बड़ा सा कंटेनर, वो बड़ा सा जार जो अपने आप में उपयोग किया जाता है रॉ मटेरियल को फर्मेंट करके, या कहे तो जो बेवरेज है, बेवरेज को तैयार करने के लिए रॉ मटेरियल को उसमें फर्मेंटेशन के लिए हम कोई कंटेनर उपयोग कर रहे हैं, तो उसी कंटेनर को हम क्या कर रहे हैं? फर्मेंटर्स। ये देखिए, ये हमें 2-4 फर्मेंटर्स का पिक्चर लगा हुआ है, और ये है पूरी की पूरी फर्मेंटेशन प्लांट। कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में फर्मेंटेशन प्लांट लगे हुए हैं। क्लियर? तो ये है बेवरेज फर्मेंटेशन, बेवरेज इंडस्ट्री। और बेवरेज इंडस्ट्री में एक्चुअली में कौन से माइक्रोब्स का उपयोग किया जा रहा है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, उन्हें हम कह रहे हैं ब्रीवर्स ईस्ट। नेक्स्ट हमारा जो इंडस्ट्रियल यूज है, जो हमारा इंडस्ट्रियल उपयोग है, वो है एंटीबायोटिक्स। क्या है? एंटीबायोटिक्स। यदि हम एंटीबायोटिक्स की बात करें, टर्मिनोलॉजी ही अपने आप में है एंटी अर्थात की अगेंस्ट, अपोजिट, बायोटिक, बायोस अर्थात की लाइफ। बट यहां पे थोड़ा सा एक समझने वाली बात है
अगेंस्ट लाइफ, लाइफ का विरोधी। कौन से लाइफ का विरोधी? एक्चुअली में ये जो लाइफ का सेंस है लोकेशन टू लोकेशन चेंज करता है। लोकेशन टू लोकेशन चेंज करने का मतलब क्या हुआ? एंटीबायोटिक्स, ये जो बायोटिक्स है अगेंस्ट जो लाइफ कहा जा रहा है, ये लाइफ हमेशा जो उपयोग किया जाएगा वो पैथोजेनिक माइक्रोब्स, अर्थात कि वैसे माइक्रोब्स जो हमारी बॉडी में आकर के डिजीज को काउज करते हैं, हमारी बॉडी में आकर के डिजीज को काउज करते हैं, उस तरह के माइक्रोब्स के अगेंस्ट, उनके लाइफ के अगेंस्ट ये मोलिक्यूल कार्य करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स क्या है? अपने आप में एक तरह का केमिकल मोलिक्यूल है। अपने आप में एक तरह का क्या है? केमिकल मोलिक्यूल है, जो कहीं ना कहीं किसी कुछ न कोई माइक्रोब्स के द्वारा ही तैयार किया जाता है। कोई माइक्रोब से सीक्रेट करता है, उसको रिलीज करता है, बनाता है और रिलीज करता है। और ये जो बनाने के बाद जो रिलीज किया जा रहा है कुछ माइक्रोब्स के द्वारा, वो कहीं ना कहीं ये केमिकल किसी और माइक्रोब्स की आबादी को या तो घटाने का कार्य करेगा, उसकी आबादी को वहीं पर रोकने का कार्य करेगा, या तो उसकी आबादी को मारने का कार्य कर सकता है। वही लिखे हैं, एंटीबायोटिक्स आर केमिकल, एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस produced by some microbes and can kill or retard the growth of some other disease causing microbes। ये बनाया भी कुछ माइक्रोब्स के द्वारा जा रहा है, और ये किसी और माइक्रोब्स को कहीं ना कहीं उसकी पॉपुलेशन को रिटार्ड करने का, घटाने का या किल करने का कार्य कर रहा है। एक बात बताइए, यहाँ पे समझने वाली जो बात है वो क्या है कि अगर एक माइक्रोब्स के द्वारा रिलीज किया गया केमिकल मॉलिक्यूल किसी और माइक्रोब्स की आबादी को घटा रहा है, अगर वो माइक्रोब्स हमारी बॉडी के लिए अगर पैथोजेनिक है, हमारी बॉडी के लिए क्या है? पैथोजेनिक है, अर्थात कि हमारे बॉडी में आकर के वो डिजीज काउज कर रहा था, और ये मॉलिक्यूल हम अपनी बॉडी में जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो पैथोजेनिक माइक्रोब्स को किल कर देता है। इससे बेनिफिट किसे मिला? हमें, हम ह्यूमंस को, अर्थात कि हम ह्यूमंस के लिए लाइफ सेविंग है। अपने आप में हम ह्यूमंस के लिए लाइफ सेविंग है, अर्थात कि हम ह्यूमंस के रिगार्डिंग कहा जाए तो इस एंटीबायोटिक्स को कहा जाता है प्रो लाइफ। क्या कहा जाता है? प्रो लाइफ। प्रो लाइफ फॉर ह्यूमन, ह्यूमन के लिए ये क्या है? प्रो लाइफ, सिंस क्योंकि इट किल्स और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ पैथोजेन, क्योंकि ये पैथोजेन की जो ग्रोथ है, ग्रोथ को रिटार्ड करने का कार्य करता है या उसे किल करने का कार्य करता है। ओके, अब एंटीबायोटिक्स की बात की जाए तो एंटीबायोटिक्स अपने आप में जो इस दुनिया का सबसे पहला जो एंटीबायोटिक्स है वो है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन यह डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, नाम सुने होंगे आप लोग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब काम कर रहे थे अपने रिसर्च लैब में, और वो कार्य एक्चुअली में कर रहे थे एक बैक्टीरिया के ऊपर। उस बैक्टीरिया का नाम है स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई जो बैक्टीरियम है, उस बैक्टीरियम के ऊपर वो कार्य कर रहे थे। इस स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरियम के ऊपर जब वो कार्य कर रहे थे तो एक दिन अपने बैटरी प्लेट को जिस प्लेट के ऊपर वो कार्य कर रहे थे, बैक्टीरिया को कल्चर करा रहे थे, उसको वॉश करना भूल गए और संभवतः, और उसको छोड़ दिए। कुछ वक्त के बाद अगले दिन वो देखते हैं कि वो जो प्लेट है, प्लेट के एक किनारे पे एक क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है, ग्रोथ नहीं हो पा रही है। वहां पे एक लिमिटेड एरिया में वहां पे बैक्टीरिया का पेनिट्रेशन है ही नहीं। इसका कारण जब उन्होंने ढूंढना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि उसी जगह पे जिस एरिया में बैक्टीरिया का, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया का पेनिट्रेशन रुक गया है, उस एरिया में एक फंजाई ग्रो कर गया है, और उस फंजाई से कुछ मोलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं, केमिकल रिलीज हो रहे हैं, और उसी केमिकल की वजह से ये बैक्टीरिया आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वहां पे जा रहे हैं तो इनकी या तो मृत्यु हो जा रही है या वहां पे वो जा ही नहीं पा रहे हैं। और वो बैक्टीरिया, वो जो फंजाई है, वो जो मोल्ड था, वो ही मोल्ड था पेनिसिलियम नोटाटम। कौन सा? पेनिसिलियम नोटाटम। ये है पेनिसिलियम नोटाटम। ये वही फंजाई है जिससे सबसे फर्स्ट जो एंटीबायोटिक्स है, वर्ल्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, जिसकी खोज हुई थी। बाद में एक्चुअली में इसी पेनिसिलिन के बारे में एंटीबायोटिक्स के रूप में
कि ये एंटीबायोटिक्स हम ह्यूमन के लिए अच्छा है, एक तरह का मेडिसिन है, इससे बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। 2 साइंटिस्ट के द्वारा ये कॉन्सेप्ट और ये पूरी की पूरी जो आइडिया है इसको एस्टैब्लिश किया गया और वो थे एक्चुअली में अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरी। अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरी साहब ने मिल करके ज्वाइंटली कह सकते हैं पेनिसिलिन की जो मेडिसिनल जो पोटेंशियल है उस मेडिसिनल पोटेंशियल को डिस्कवर किया, एस्टैब्लिश किया और इसको एस्टैब्लिश करने के बाद इसका मैसिव लेवल पे, एक्सटेंसिव लेवल पे उपयोग किया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किस लिए? जो जख्मी एक्चुअल में जो सोल्जर्स थे उनके घाव में इन्फेक्शन को रोकने के लिए, उनको ठीक करने के लिए इस एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया गया और ये अपने आप में पेनिसिलिन की जो डिस्कवरी है अपने आप में पूरी शताब्दी के लिए, पूरी सेंचुरीज के लिए ये अपने आप में बहुत ही रिवॉल्यूशनरी थी और इसी मैसिव कह सकते हैं रिवॉल्यूशनरी वर्क के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हार्वर्ड फ्लोरी, अर्नेस्ट चेन इन तीनों को कलेक्टिवली 1945 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी were awarded by Nobel Prize in 1945। आज की अगर हम सोसाइटी की बात करें, आज के मॉडर्न समय की बात करें तो एंटीबायोटिक्स के बिना हम अपने लाइफ के बारे में इमेजिन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं और बैक्टीरियल अगर बात किया जाए माइक्रोबियल जो पॉपुलेशन है, पैथोजेंस हैं, उनकी आबादी को अगर रोकना है, उससे हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो एंटीबायोटिक्स का उपयोग करना ही होगा। बिना एंटीबायोटिक्स के हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है और इसीलिए जितने भी कह सकते हैं बैक्टीरियल डिजीज हैं, जितने भी बैक्टीरियल डिजीज हैं उन सभी बैक्टीरियल डिजीज को ट्रीट करने के लिए एक्चुअली में हमें एंटीबायोटिक्स का सहारा लेना ही पड़ता है। एंटीबायोटिक्स का सहारा लेना ही पड़ता है। क्लियर? तो ये था हमारा एंटीबायोटिक्स। क्लियर? तो इस तरह से हमारा आज का जो हाउस होल्ड यूज है, इंडस्ट्रियल यूज है माइक्रोब्स का, वो कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।